वेलकम अगेन स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। चैप्टर हमारा चल रहा है सिक्स्थ, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इंफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। Slow growth rate fails to generate enough employment opportunities for the rising labor force. ग्रोथ रेट इंडिया में काफ़ी स्लो है। दैट मीन्स जीडीपी बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, अर्थात प्रोडक्शन धीरे धीरे हो रहा है, जिसकी वजह से जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देश में पैदा होनी चाहिए उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं हो रही। लेबर फोर्स लगातार बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही हैं। यह हुआ पहला कारण। दूसरा कारण है बेरोजगारी का रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। कॉन्स्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन हैज बीन अ ग्रेव प्रॉब्लम इन इंडिया विच रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। नंबर 3, एग्रीकल्चर, अ सीजनल ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एंड अंडर डेवलप्ड इन इंडिया। एग्रीकल्चर ये प्राइमरी सेक्टर है भारत का, जिसमें सबसे अधिक लोग रोजगार पाते हैं, और यही सेक्टर अंडर डेवलप्ड है एंड सो ऑफर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसलिए यहां पर हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि किसान के पास 12 के 12 महीने काम नहीं होता। साल में से लगभग 4 या 6 महीने किसान के पास काम होता है, बाकी समय उसे खाली बैठना पड़ता है। नंबर 4, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। Due to lack of irrigation facilities, there is problem of multiple cropping. भारत में सिंचाई सुविधाएं अच्छी नहीं है। पानी के लिए अभी भी किसान को अधिकतर जगहों पर बारिश के भरोसे बैठना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर सकता। वरना जिस समय पर ऑफ सीजन होता है वो दूसरी फसल में काम कर सकता है। यही कहलाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। केवल एक फसल पर डिपेंड ना रह करके एक से ज्यादा फसलों पर डिपेंड होना। लेकिन किसान मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाता क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं है एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिमेन्स लिमिटेड, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम ही रह जाती हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 5, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, यानी कि अविभाजित परिवार का जो सिस्टम है भारत में, वो भी इसका एक कारण है। इट एनकरेजेज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में या कई शहरों में भी जिस बिजनेस में जरूरत है केवल 2 लोगों की, मालूम पड़ता है पूरे परिवार के सदस्य उसमें लगे हुए हैं। ऐसे ही गांव में भी जिस जगह पर जरूरत है केवल 3 लोगों की, पूरा परिवार ही उस काम में लगा होता है। और यही कहलाता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जिस जगह व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है और फिर भी वो उस काम पर अननेसेसरीली लगा हुआ है, अर्थात उसे वहां से हटा देने से भी प्रोडक्शन घटेगा नहीं। तो ऐसी ही बेरोजगारी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। In joint families, there is high tendency to survive on joint income without work. अधिकतर जॉइंट फैमिलीज में, अविभाजित परिवार में, अधिकतर मेंबर्स की आदत होती है, उनकी टेंडेंसी हो जाती है कि वो काम करना नहीं चाहते, वो दूसरे लोगों की इनकम पर ही सरवाइव करते हैं। उन्हें पता है परिवार की इतनी ज़्यादा इनकम है, खुद काम करके करेंगे भी क्या। ये गलत धारणा है और इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6,
decay of cottage and small industries, emergence of large industry in place of small industry after independence has failed to yield employment opportunities to the desired extent. आज़ादी के बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज को उतना महत्व नहीं मिला जितना कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को महत्व दिया गया, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं हो पाई जितनी की होनी चाहिए थी, जिस वजह से बेरोजगारी बढ़ी। नंबर 7, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बल्क ऑफ कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। हमारे देश की अधिकतर पूंजी, अधिकतर कैपिटल लगा दी गई लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में, वेयर देयर इज अ हाई कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, जहां पर यूनिट ऑफ लेबर को देखते हुए कैपिटल बहुत ज्यादा लगी हुई है, जिसकी वजह से स्मॉल स्केल को कैपिटल मिल ही नहीं पाई। और जब स्मॉल स्केल में कैपिटल नहीं आएगी तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को, जिसकी वजह से पर यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल काफी ज्यादा लगानी पड़ती है, और इसी वजह से बेरोजगारी आती है। नंबर 8, लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ लेबर। अधिकतर फैमिलीज ऐसी हैं जो कि अपने घर के मेंबर्स को घर छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने देने नहीं जाने देना चाहते। Owing to a variety of family as well as social constraints, people are reluctant to move to far off areas even when jobs are available there. कुछ परिवार के दबाव के कारण, कुछ सामाजिक दबाव के कारण अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि घर से दूर नहीं जा सकते काम करने के लिए, बल्कि उनके लिए काम अवेलेबल है। अगर वो लोग माइग्रेट करें तो उन्हें काम मिल जाएगा, लेकिन कुछ सामाजिक बाधा है, कुछ पारिवारिक बाधा है, जिसकी वजह से वो शिफ्ट नहीं होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसी वजह से उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आर्थिक और सामाजिक परिणाम बेरोजगारी की वजह से किस प्रकार के आर्थिक और सामाजिक परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं अर्थव्यवस्था में। पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। पॉइंट नंबर 1, नो यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, अर्थात देश का जो मैन पावर है वेस्ट हो रहा है। ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड। बेरोजगारी के कारण हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स जिस हिसाब से यूटिलाइज होना चाहिए, जिस प्रकार से उसका इस्तेमाल होना चाहिए अर्थव्यवस्था के विकास में या जीडीपी के योगदान में, उसका योगदान हमें नहीं मिल रहा है। नंबर 2, लॉस ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन का लॉस हो रहा है। अर्थात अगर लोग काम पर लगे होते जो कि बेरोजगार हैं तो इकोनॉमी में आउटपुट ज्यादा होता, जिसकी वजह से जीडीपी बढ़ता और देश विकसित बनता। लेकिन बेरोजगारी के कारण हमें आउटपुट का लॉस हो रहा है। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स मेक नो कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट। बेरोजगार व्यक्ति प्रोडक्शन में कोई योगदान नहीं दे पाता। इवन दे हैव द पोटेंशियल टू डू सो, बल्कि उस व्यक्ति में पोटेंशियल है, अगर उसे काम मिल जाता तो वो प्रोडक्शन में अपना योगदान देता, लेकिन जब उसे काम ही नहीं मिला तो प्रोडक्शन में वो अपना योगदान दे ही नहीं पाता। नंबर 3, लो कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट की कमी है। अनएम्प्लॉयड पर्सन्स ओनली कंज्यूम। बेरोजगार व्यक्ति केवल खपत करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है। नाइदर डू दे अर्न नॉर डू दे सेव फॉर इन्वेस्टमेंट। बेरोजगार आदमी ना तो कमाता है और ना ही पैसा बचाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तभी हमें उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाई देगा और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने पर अपने आप लोगों को काम मिलेगा। लेकिन बेरोजगार आदमी केवल कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ कमा नहीं पाता,
सेव नहीं कर पाता और इन्वेस्ट भी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 4, लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता थोड़ी कम है। यह परिणाम है बेरोजगारी का। Owing to disguised unemployment, there is low level of productivity. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कारण प्रोडक्टिविटी का लेवल हमें लो दिखाई देता है। प्रोडक्टिविटी मीन्स पर हेड प्रोडक्शन, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रोडक्शन। जैसे कि आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि मान लीजिए एक खेत में केवल 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है और वहां पर प्रोडक्शन हो रहा है 100 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। तो एवरेज एक व्यक्ति ने कितना प्रोडक्शन किया? 50 क्विंटल्स। अगर 2 लोग मिलकर पैदा कर रहे हैं 100 क्विंटल गेहूं, तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रोडक्शन इसका मतलब 50 क्विंटल है। लेकिन जिस जगह जरूरत है 2 लोगों की, वहां लगे हुए हैं 10 लोग, जिसकी वजह से हमें दिखाई देगा कि 10 लोगों के द्वारा किया गया प्रोडक्शन 100 क्विंटल है, तो एक व्यक्ति के द्वारा पैदा किया गया गेहूं अप्रॉक्सीमेटली 10 क्विंटल्स हुआ। यानी कि यहां पर प्रोडक्टिविटी घट गई। अगर 2 ही लोग काम करते रहते तो प्रोडक्टिविटी हमें दिखाई देती 50 क्विंटल्स पर पर्सन, लेकिन फिलहाल दिखाई देगा 10 क्विंटल्स पर पर्सन, विच रिजल्ट्स इन लो रेट ऑफ ग्रोथ, जिसकी वजह से विकास की जो दर है वो घट जाती है। यानी कि ग्रोथ रेट हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, बहुत ज्यादा धीमा हो जाता है वो। नाउ सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, बेरोजगारी की वजह से सामाजिक परिणाम क्या देखने को मिलते हैं अर्थव्यवस्था में? पॉइंट नंबर 1, लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, अर्थात लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन हो जाता है। इट इंप्लाइंग अ स्टेट ऑफ परपेचुअल सफरिंग, लोगों को कम इनकम में गुजारा करना पड़ता है, जिसकी वजह से पर कैपिटा जीडीपी हमें कम देखने को मिलता है और इसी वजह से लोग सफर करते हैं। फिर उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी बेहतर नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। नंबर 2, ग्रेटर इनइक्वालिटी, बेरोजगारी की वजह से गरीबी और अमीरी में बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। जिनके पास काम है उनके पास इनकम भी है, और ऐसे लोगों के पास हमें सब कुछ देखने को मिलता है। टीवी, एसी, कार, मोबाइल, लैपटॉप, हर सुविधा उनके पास होती है। और जिनके पास नौकरी नहीं है वो बेचारे गरीब रह जाते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता। इट रिजल्ट्स रिच रिचर एंड द पुअर पुअरर, बेरोजगारी की वजह से अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। नंबर 3, सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति। अगर आदमी बेरोजगार है तो अपने परिवार को चलाने के लिए वो कुछ भी करेगा, चोरी भी करेगा, डकैती भी डालेगा, यहां तक कि आतंकवादी भी बन सकता है। दंगों में भी हिस्सा लेगा। किसी ने 1000 रुपए दे दिए कि चलो दंगे करने के लिए, जाएगा वो, उसकी मजबूरी है, उसके पास कोई और चारा भी नहीं है। तो बेरोजगारी का यह भी एक परिणाम है कि इससे सामाजिक अशांति होती है। टेररिज्म मे बी मोटिवेटेड बाई सेवरल अदर फैक्टर्स, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक फैक्टर है। बट द कंट्रीब्यूशन टू सेल्फ डेस्परेशन इज बाई नो मीन्स लेस सिग्निफिकेंट, अर्थात जब व्यक्ति को काम नहीं मिलता तो किसी भी हद तक जा सकता है अपने परिवार को पालने के लिए, और ये उसकी मजबूरी है, वो मजबूरी में करता है ये काम, जिसकी वजह से समाज में हमें अशांति दिखाई देती है। कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं कोई चेन स्नैचिंग हो रही है, कोई चाकू मार करके लूट के ले जाता है। यही सब कहलाता है सोशल अनरेस्ट, सामाजिक अशांति। नंबर 4, क्लास स्ट्रगल, अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड्स द सोसाइटी इनटू हैव्स एंड हैव नॉट्स। बेरोजगारी की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास सब कुछ होता है, फिर वो लोग अपर क्लास के कहलाते हैं,
और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता, वो लोग लोअर क्लास के कहलाते हैं। और जिनके पास बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, वो कहलाते हैं मिडिल क्लास। यही कहलाता है क्लास स्ट्रगल। हर व्यक्ति अपनी क्लास को हाई बनाना चाहता है, लेकिन बेरोजगारी की वजह से क्लास स्ट्रगल में लगा रहता है, लेकिन उसका क्लास चेंज नहीं हो पाता। नेक्स्ट, सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहां पर कुछ सुझाव दिए गए हैं बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए। पहला सुझाव है इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फॉर राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज्ड। अगर हम चाहते हैं फॉर राइजिंग एम्प्लॉयमेंट कि देश में रोजगार बढ़े, तो हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स, हर एक सेक्टर में, इंक्लूडिंग स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। साथ साथ स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा देना होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। नंबर 2, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी कि पर हेड प्रोडक्शन हमें बढ़ाना होगा। डिमांड फॉर लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर की डिमांड का सीधा संबंध है उसकी प्रोडक्टिविटी से। जो लेबर ज्यादा प्रोडक्शन करता है, जाहिर सी बात है हम लोग उसे ही काम पे रखेंगे। जिसकी प्रोडक्टिविटी लो है उसे हम काम पर नहीं रखेंगे। तो अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए तो चांसेस हैं कि इससे हर आदमी के पास काम होगा। फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ट्रेनिंग सेंटर शुड बी अवेलेबल फॉर लेबर एवरीवेयर। लेबर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर हमें ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने होंगे, जहां पर लेबर के स्किल्स को इंप्रूव किया जाएगा ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो काम भी मिल जाएगा व्यक्ति को और बेरोजगारी हो जाएगी खत्म। नंबर 3, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को देश में बढ़ावा देना होगा। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड टू सच एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हाई। और इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करनी होगी जहां पर हमें लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने पर रोजगार बढ़ेगा, जहां पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल हाई हो। ऐसे एरियाज में हमें अपने इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट करना है, यानी कि उसी दिशा में पैसा लगाना है। नंबर 4, हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। जो लोग स्वरोजगार में लगे हुए हैं, नौकरी मांगने नहीं जाते बल्कि खुद का ही कोई काम शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों की हमें हेल्प करनी होगी। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन शुड बी गिवन फैसिलिटीज ऑफ क्रेडिट, मार्केटिंग, रॉ मटेरियल, टेक्निकल ट्रेनिंग एंड द लाइक। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको लोन की सुविधा मिलनी चाहिए। उनको गुड्स बेचने में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए उनको मार्केटिंग की फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। अगर कच्चा माल उनको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पा रहा, सस्ता नहीं मिल पा रहा, तो ये उनको अवेलेबल कराना चाहिए। टेक्निकल ट्रेनिंग अगर उनके पास नहीं है तो वो ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए, जगह जगह ट्रेनिंग सेंटर्स खोलते हुए एंड द लाइक। और इसी प्रकार की और भी काफ़ी सर्विसेज हमें उनको देनी चाहिए। अगर देश में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो बेरोजगारी की समस्या काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी, फिर हमें किसी और के पास काम मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 5, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एजुकेशन पॉलिसी में भी एक बहुत बड़े बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में, जैसे कि आपको पहले भी पढ़ाया गया है, अधिकतर एजुकेशन जो है वो डिग्री ओरिएंटेड है, जॉब ओरिएंटेड नहीं है। यही कारण है कि बड़ी बड़ी डिग्रीज प्राप्त करने के बाद भी देश में लोग बेरोजगार रहते हैं। एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड ऑन वोकेशनल एजुकेशन। ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है वोकेशनल एजुकेशन पर, जिसमें प्रैक्टिकल्स ज्यादा होते हैं और थ्योरी कम होती है। दैट मीन्स वहां पर लोगों के स्किल्स को डेवलप किया जाता है। द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस शुड बी एक्सपेंडेड। ऐसी संस्थाओं को देश में बढ़ाना होगा
जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन प्रदान करें, उनका मार्गदर्शन करें। एंड देयर एक्टिविटीज बी कोऑर्डिनेटेड विद एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, और इन संस्थाओं का समन्वय स्थापित करना होगा एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के साथ, ताकि यह देश में अधिक से अधिक लोगों को ये पता चले कि किस किस क्षेत्र में ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं, आने वाले समय में किस किस क्षेत्र में हमें काम मिल सकता है। नंबर 6, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में बदलाव करना चाहिए। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इट इज एसेंशियल दैट लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज एनकरेज्ड इन प्लेस ऑफ द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी की जगह लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब जिसमें लेबर का यूज ज़्यादा होता है, कैपिटल का यूज कम होता है। नंबर 7, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज शुड बी एनकरेज्ड विच सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर मेंबर्स। कोऑपरेटिव संस्थाएं जितनी भी होती हैं वो अपने मेंबर्स की समस्याओं को दूर करती हैं। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग इसी प्रकार की अपनी एक संस्था खोल लें, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके पास एक संस्था होगी, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को अपने आप बढ़ावा मिलेगा। यह स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए कोऑपरेटिव खोली जा सकती हैं। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज तो किसी भी प्रकार की बिजनेस इंडस्ट्री के लिए खोली जा सकती हैं, अलग अलग टाइप्स की, और देश में ये जगह जगह होनी चाहिए, ताकि अपने मेंबर्स की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें। नंबर 8, इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन प्लान्स। अर्थात जो पंचवर्षीय योजनाएं देश में बनाई जाती हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स को महत्व मिलना चाहिए। द प्रोग्राम दैट कैन बेस्ट सर्व दिस एंड आर। तो इस क्षेत्र में किस किस प्रकार के देश में काम होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत? इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ग्रामीण क्षेत्रों में इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए जगह जगह। इससे डबल फायदा मिलेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ग्रामीण विकास भी होगा, रूरल डेवलपमेंट, जो कि पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था। रोड कंस्ट्रक्शन, जगह जगह सड़कें बननी चाहिए, इससे भी डबल फायदा होगा, रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा लोगों को, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत जरूरी है हर क्षेत्र के लिए। फ्लड कंट्रोल, बाढ़ रोकने के लिए बांध जगह जगह बनने चाहिए नदियों पर। अगर बांध बन जाएंगे उसका भी डबल फायदा होगा, बाढ़ भी नहीं आएगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और साथ में पावर जनरेशन भी तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो पाएगी। फिर सेम ऐसी फॉरेस्ट्री, जंगल लगाने का काम, पेड़ लगाने का काम, ये भी डबल फायदा देगा। इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, एनवायरनमेंट भी सेव होगा और आने वाले समय में आने वाली जनरेशन को ज़्यादा रिसोर्सेज मिल पाएंगे, यानी कि इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधा बढ़ानी चाहिए, इसका भी डबल फायदा होगा, हर चीज़ का डबल फायदा है यहाँ पर। रोजगार भी मिलेगा लोगों को, ग्रामीण विकास भी होगा और देश का जीडीपी भी बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और बहुत सी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ेगा देश के अंदर। सॉयल कंजर्वेशन, जमीन की उपजाऊ शक्ति को बचाने का प्रोग्राम, इसका भी डबल फायदा है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस क्षेत्र में और साथ ही साथ जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ने पर देश का जीडीपी बढ़ेगा, नेशनल इनकम भी बढ़ेगी। एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज, और साथ ही साथ हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी विकसित करना है देश में। ये सभी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको प्लान में शामिल करना चाहिए। प्लान का मतलब 5 ईयर प्लान,
अर्थात ये सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान में होना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स। पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इरेडिकेट पॉवर्टी आर लार्जली फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं गरीबी खत्म करने के लिए, यहां पर मेन फोकस जो है वो एम्प्लॉयमेंट देने पर है, ताकि जब लोगों के पास रोजगार आएगा तो गरीबी तो उनकी अपने आप खत्म हो जाएगी। गरीबी खत्म करने का बेस्ट तरीका यही है, हर व्यक्ति के पास रोजगार हो देश में। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप, these are some few years ago launched campaigns by the government of India to generate opportunities of employment। अभी कुछ सालों पहले ही ये सब प्रोग्राम स्टार्ट हुए हैं, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप्स, ताकि देश में अधिक से अधिक लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। नंबर 2, these campaigns are yet to actualize into the model of growth and development। यानी कि अभी इनसे रिजल्ट्स आए नहीं हैं, बल्कि अभी उन रिजल्ट्स को एक्चुअलाइज करना बाकी है। ये तो केवल अभी गवर्नमेंट का एक मॉडल ऑफ ग्रोथ है, ताकि देश का विकास हो, लोगों को देश में रोजगार मिले। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में रोजगार बढ़ रहा है। नंबर 3, हाउएवर वन कैन होप दैट वंस दीज स्कीम्स बिकम ऑपरेशनल। हाँ, यहां पर यह आशा की जा सकती है कि अगर ये सारे प्रोग्राम्स ढंग से लागू हो जाते हैं देश के अंदर, द इंडियन इकोनॉमी वुड अबेंडेंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो भारत में फिर रोजगार की कमी नहीं होगी, हर क्षेत्र में हमको रोजगार खूब दिखाई देगा, पर्टिकुलरली दोज थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और खासकर स्व रोजगार के अंतर्गत हमें एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक इज and the last topic of the chapter, measures adopted by the government to remove poverty and unemployment। गरीबी और बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, यही कहलाते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गरीबी खत्म करने वाले प्रोग्राम्स। क्योंकि गरीबी खत्म तभी होगी जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा। तो गरीबी और बेरोजगारी के ये एक ही तरीके हैं, अलग अलग नहीं है। पॉइंट नंबर 1, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, PMRY। द स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। ये जो स्कीम है ये ऐसे लोगों के लिए है जो डिग्रीज हासिल करने के बाद भी बेरोजगार होते हैं। एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, यहां पर रोजगार दिया जाएगा ऐसे लोगों को जो एजुकेटेड हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं। द स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ अप टू ₹1 लाख फॉर ओपनिंग हिज ओन एंटरप्राइज। अगर आप खुद की एंटरप्राइज खोलना चाहते हो और आप ग्रेजुएट हो तो यहां पर सरकार आपको 1 लाख तक का लोन ऑफर करती है, एंड ₹2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज। और अगर किसी दूसरे प्रकार की एक्टिविटी करना चाहते हो तो 2 लाख का लोन मिल सकता है यहां पर आपको। पॉइंट नंबर 2, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY, लॉन्च्ड इन 1999। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। फॉर विलेजेस एंड इट्स रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP। 1990 में यह स्थापित किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। और पहले 2 प्रोग्राम अलग अलग चला करते थे इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में, जिनको रिप्लेस कर दिया था इस प्रोग्राम ने। वो 2 प्रोग्राम कौन कौन से थे? IRDP एंड ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ट्राइसेम। तो ध्यान रखिएगा, ये जो योजना है ये 2 योजनाओं को आपस में मिलाकर के एक नई योजना बनाई गई थी, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ
for Self-Employment, TRISEM. Under this program, a large number of small enterprises were established in rural areas as self-help groups. इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे छोटी छोटी एंटरप्राइजेज स्थापित की गई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के रूप में। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स स्थापित किए गए। इन 2011-12, SGSY scheme was restructured into National Rural Livelihood Mission, NRLM, यानी कि फिलहाल स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को खत्म कर दिया गया है और इसको एक नई योजना में तब्दील कर दिया है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसके बारे में आने वाले पेजेस में पढ़ेंगे डिटेल में। NRLM आगे आएगा। पॉइंट नंबर 3 है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP. It was initiated by Khadi and Village Industries Commission. That means KVIC. इसकी शुरुआत की गई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा 1 अप्रैल 1995 को। इट्स मेन एम एट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस। इसका मकसद है छोटे मोटे टाउन्स और विलेजेस में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। द स्कीम प्रोवाइड्स लोन अप टू ₹25 lakhs टू रूरल आर्टिशियंस एंड एंटरप्रेन्योर्स। इस स्कीम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो आर्टिशियंस हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अर्थात जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, उनको यहां पर 25 लाख तक का लोन दिया जाता है टू सेटअप देयर ओन एंटरप्राइज, ताकि वो अपनी खुद की एक एंटरप्राइज स्थापित कर सकें। एंड ₹10 lakhs इन सर्विस सेक्टर। और अगर आप सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हो, अर्थात आपको मशीन नहीं लगानी, आपको गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करना, आप केवल सर्विसेज देना चाहते हैं, तो इसी स्कीम के तहत आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP. दिस स्कीम वॉज स्टार्टेड इन 2008. 2008 में ये स्कीम शुरू की गई सरकार के द्वारा एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय KVIC, और इसे लागू किया गया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा, KVIC। नेक्स्ट, अदर प्रोग्राम्स जिनकी शुरुआत हुई 1990 और 2000 के बीच। पॉइंट नंबर 5, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NRLM, SGSY योजना को रिस्ट्रक्चर किया गया था NRLM में, तो यहां पर बताया जाएगा इसके बारे में डिटेल में। दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज आजीविका। इस स्कीम को आजीविका के नाम से भी जाना जाता है। आजीविका मतलब रोजी रोटी कमाना। NRLM is expected to provide self-employment to 90 lakh persons. इस योजना में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया गया लगभग 90 लाख पर्सन्स को। द प्रोग्राम हैज नाउ रीनेम्ड एज दीनदयाल अंत्योदय योजना, और अब इस योजना को खत्म कर दिया गया है और इसका नाम अब बदल कर दिया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना। पॉइंट नंबर 6, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये शहरों के लिए है। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इट वॉज इंप्लीमेंटेड इन 2013। इसे लागू किया गया सन 2013 में। द फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन टू अर्बन पुअर इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन बैंक लोन्स। यहां पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई शहर में गरीब लोगों को, ताकि उनको लोन अवेलेबल कराया जा सके कम से कम इंटरेस्ट रेट पर, यानी कि उनको इंटरेस्ट पर सरकार देती है सब्सिडी। तो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत शहरों में अगर आपको लोन चाहिए तो सब्सिडाइज रेट पर सरकार वित्तीय सुविधा अवेलेबल कराती है। दैट मीन्स फाइनेंशियल असिस्टेंस।
पॉइंट नंबर 7, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। अंडर दिस एक्ट, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द मिनिमम वेज आर ऑफर्ड वर्क फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। इस एक्ट के अंतर्गत वो लोग जो काम करने की इच्छा रखते हैं, उनकी चाहत है कि उनको काम मिले, उन्हें मिनिमम वेज रेट पर कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार देती है। पूरे साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार यहां पर उन लोगों को दिया जाता है। अंडर दिस स्कीम नियरली 5 करोड़ हाउस होल्ड्स वर प्रोवाइडेड जॉब्स इन द ईयर 2018-19। 2018-19 में इसी योजना के अंतर्गत 5 करोड़ परिवारों को लाभ दिया गया, यानी कि प्रोग्राम का फायदा मिला उन्हें। दैट्स ऑल। यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन जैसा कि आप हर चैप्टर में देखते हैं, अभी हमें इस चैप्टर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, और जब तक वो क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे तब तक बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में केवल थ्योरी पढ़ने से नंबर नहीं आते, बल्कि थ्योरी के साथ साथ थ्योरी केवल समझनी होती है, बाकी ज्यादा ध्यान आपको देना है क्वेश्चंस पर, जो आने वाले सेशंस में और आपको कराए जाएंगे। तब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, 3 वीडियोज हुए हैं अभी इस चैप्टर के, इन तीनों वीडियोज को बार बार देखिए, समझिए, इतनी बार देखिए कि दिमाग में वो चीज़ परमानेंटली सेट हो जाए। थैंक यू।